हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी का 2024 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसी का डिटेल में सॉल्यूशन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, तो वही इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मैच द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गिवन इन कॉलम 1 विद देयर हेडिंग गिवन इन कॉलम 2। मतलब बेसिकली सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जानते ही होंगे, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कॉलम 1 में, कुछ कॉलम 2 में। तो आपको मैच कराना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कॉलम 1 में दिया गया है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स ऑफ कंपनी, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनाल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। ठीक। एंड कॉलम सेकंड में क्या दिया गया है, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मैच कराना है। तो एक बात मैं पहले बताना चाहूंगी कि क्लास 12 के बीएसटी की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड सेबी का जो टॉपिक है वो तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है अपने चैनल पे। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो रेफर कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेबी के जो फंक्शन है, सबसे पहले सेबी क्या है, सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट। इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है, जो सेकेंडरी मार्केट है, उसके गवर्नेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेबी। ठीक है, तो सेबी इज अ बॉडी। फिर इसके बाद मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो सेबी के फंक्शंस हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला है रेगुलेटरी फंक्शन, अगला है प्रोडक्टिव फंक्शन एंड तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शन। तो सेबी का जो काम है ना उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या आता है, रेगुलेटरी फंक्शन में आता है कि जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट के जो इंटरमीडियरीज हैं, ये जो या फिर फाइनेंशियल एंटिटीज जो है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहेगा, रूल रेगुलेशन जो है, इंक्वायरीज, ऑडिट, ये सब इसके अंदर आता है, रेगुलेटरी फंक्शन के अंडर में आता है। ठीक है, अगला क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या आता है, बेसिकली देखिए सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, उनके जो इंटरेस्ट है वो क्या रहे, प्रोटेक्टिव रहे। ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड वगैरह ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में ना हो। तो वही ये सब जो काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर में आता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, सेबी कुछ स्टेप लेती है टाइम टू टाइम, ताकि जो हमारा जो कैपिटल मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट, वो और डेवलप हो। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है मार्केट के बारे में। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक। तो अब जरा मैंने काफी कुछ आपको तीनों ही फंक्शन के बारे में बता दिया है, तो अब आप मेरे ख्याल से मैच करा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन के अंडर में क्या आता है, रेगुलेटरी फंक्शन में आता है आपका रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड बाय ए कंपनी। यानी अगर कोई कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसके रिगार्डिंग जो रेगुलेशन वगैरह देखना है, ये भी सेबी का काम है। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में सेबी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो। ठीक है, तो इसके तहत सेबी कंट्रोल करती है क्या, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। ठीक है, और कोई भी अगर इस टाइप की प्रैक्टिसेस की जाएंगी तो पेनल्टी वगैरह लगाना, ठीक है, जुर्माना लगाना, ये सब प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है। तो यानी सेकंड किसके साथ मैच होगा, सी के साथ। एंड डेवलपमेंट फंक्शन में मैंने बताया था ट्रेनिंग दी जाती है, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इंटरमीडियरीज हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये जो मार्केट है और डेवलप हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों ही मैचिंग बता दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए किसके साथ मैच हो रहा है, थर्ड के साथ, बी किसके साथ, फर्स्ट के साथ, एंड सी सेकंड के साथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम कैसे करें क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी। 2024 का तो बोर्ड हो गया, 25 के लिए कैसे तैयारी करें।
तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, इस बात पे मैं एम्फेसिस करूंगी। प्रैक्टिस करिए, हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। आप अपनी मेन टेक्स्ट बुक पढ़ ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन बैंक मार्केट से ले लीजिए और फिर और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो बच्चे मुझसे बुक्स पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेरी नजर में आई है बुक, इवन इसी से मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ। ये ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक है, काफी अच्छी बुक है, ऑफलाइन क्लास में मैं इसी से पढ़ा रही हूँ। एंड एक बात और अच्छी है कि जितने भी आपके कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सारे ही सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। इसको आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एंड एक बात बहुत अच्छी है इस बुक की कि दिस इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, यानी 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। एंड इस बुक में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होते हैं, तो एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें आपको मिल जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी मिल जाएंगे, असर्शन रीजनिंग वाले भी मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है, तो आप एक बार इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही इनका पोर्टल है oswal.io का, वो भी आप जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। ये क्यूआर कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप इस पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, और मैंने बताया ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। एंड प्रैक्टिस करने से हमारा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, कितने देर में हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो लिमिटेड टाइम है, उसी में आपको पूरा पेपर करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप कुछ मॉक टेस्ट देते हैं, और ये जो मॉक टेस्ट है इसका इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा, इसमें फीडबैक मिलेगा बाय एक्सपर्ट्स। तो जरूर ये जो इनका पोर्टल है उस पर भी एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, एंड आपको जो सारे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनका टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लाइका लिमिटेड launched its new range of herbal shampoos at the beginning of the year। लाइका लिमिटेड है, उसने अपने हर्बल शैम्पू की रेंज लॉन्च की है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। एज पर लीगल फ्रेमवर्क, लाइका लिमिटेड प्रोवाइडेड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, यानी लीगल फ्रेमवर्क के तहत इनको प्रोवाइड करना हुआ नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्सेट्रा ऑन द पैकेज एंड लेबल ऑफ द हर्बल शैम्पू। ठीक है, ये सारी चीजें इनको उस हर्बल शैम्पू का जो लेबल था उस पर ये सारी चीजें बतानी हुई। ठीक, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कंज्यूमर राइट हाईलाइटेड अबव इज, यहां पर आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर राइट हाईलाइट हो रहा है इस सारी इंफॉर्मेशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या यहाँ पे राइट टू चूज, या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर राइट हाईलाइट किया जा रहा है। इस कंपनी ने अपने शैम्पू पे सारी डिटेल, शैम्पू की बोतल है उस पर सारी डिटेल मेंशन की है। ठीक है, कि मेरी पेन अच्छे से चल नहीं रही है इसलिए बोतल का सही शेप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल मेंशन की है, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर राइट हाईलाइट हो रहा है। राइट, तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कंज्यूमर राइट के बारे में। वैसे अपने चैनल पे एक सेपरेट वीडियो कंज्यूमर राइट पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019, जिसके तहत कंज्यूमर्स को 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए थे कंज्यूमर को टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, ताकि कंज्यूमर के हितों की रक्षा हो। कौन कौन से राइट थे, सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। चलिए एक एक करके इन राइट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर्स को ये राइट देता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर के लाइफ के लिए, कंज्यूमर की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट है। अगला क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी जो कंज्यूमर को ये राइट है कि उसे सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटेंट, प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिले उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म। अगला क्या है, राइट टू चूज, यानी कंज्यूमर को ये पूरा राइट है कि वो प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। ठीक है, उसको प्रोडक्ट चूज करने का राइट है। अगला क्या है, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को ये राइट है कि वो फाइल कर सकता है कंप्लेन
ठीक है। इन केस अगर सर्विस या गुड एज पर जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कंज्यूमर को राइट है कि वो फाइल कर सकता है केस। तो ये राइट टू बी हियर्ड। नेक्स्ट क्या है, राइट टू सीक रेड्रेसल, यानी इस राइट के तहत ये एश्योर किया जाता है कि कंज्यूमर जो है उसको जस्टिस मिले, उसके साथ न्याय हो। ठीक। नेक्स्ट क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इसके तहत कंज्यूमर जो होता है उसको ये राइट होता है कि वो नॉलेज ले सकता है अबाउट राइट एंड रिलीफ प्रोवाइडेड बाय लेजिस्लेशन, यानी लॉ के तहत कंज्यूमर को कौन कौन से राइट, कौन कौन से रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं, इसके रिगार्डिंग वो एजुकेशन ले सकता है। ठीक है, तो ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 6 राइट्स, यहाँ ऑप्शन में आपको 4 राइट्स दिए गए हैं, तो ये 6 राइट्स जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड किए गए हैं। अब मैंने 6 राइट्स के बारे में बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे किस राइट की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा है, कहां बन रहा है, एक्सपायरी कब है, मैन्युफैक्चर कब हुआ, रिटेल प्राइस, एमआरपी क्या है, सारी चीज। तो राइट टू बी इन्फॉर्म यानी कंज्यूमर को ये राइट है कि वो इन्फॉर्म्ड हो, उसको सही कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, या दोनों ट्रू है, या दोनों फॉल्स है, या सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है। तो ये आपको बताना है। तो यानी पूरा चीज, ये चारों ऑप्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्टेटमेंट पे। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। ठीक, तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ना। तो बिजनेस एनवायरमेंट पे वैसे मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। तो बिजनेस एनवायरमेंट होता क्या है, देखिए बिजनेस और इसके चारों तरफ की सराउंडिंग, इसके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट जिसका इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट बेसिकली बिजनेस की सराउंडिंग, या कह लीजिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उन सारे फोर्सेस का सम जिसका इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, एंड बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। इसमें आपका सोशल एनवायरमेंट आता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट आता है, लीगल एनवायरमेंट, देखिए लिख रही हूं, सोशल एनवायरमेंट आता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट आता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट आता है, लीगल एनवायरमेंट आता है, टेक्निकल एनवायरमेंट आता है। तो ये सारे एनवायरमेंट्स का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज बिजनेस एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बोले गए हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक एज इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो हाँ सही बात है, बिजनेस एनवायरमेंट इज इंडीड, यकीनन डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है, कल्चरल नॉर्म चेंज होते हैं, लीगल फ्रेमवर्क लॉ भी तो चेंज होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो चेंज होती रहती है, इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है या पुरानी ही कंटिन्यू करती है, तो पॉलिटिकल चेंजेस भी होते हैं। तो अगर इन चीजों में चेंज हो रहा है तो नो डाउट बिजनेस एनवायरमेंट में भी तो चेंज हो रहा है। तो हाँ इट इज डायनेमिक, इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हाँ ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, हर कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क अलग है, इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क अलग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। तो हाँ ये सही बात है, बिजनेस एनवायरमेंट को क्या आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट में जो चीजें आती हैं, आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ये सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है। किसको पता था इलेक्शन के बाद इलेक्शन के क्या रिजल्ट रहेंगे, तो ये किसी को पता था आगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, किसको पता था। तो इट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। कोरोना के बाद इतना मेजर चेंज आएगा बिजनेस में, ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ऑनलाइन भी चले गए हैं, ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी चले गए हैं। तो ये किसको पता था, तो इट इज कंप्लीटली अनसर्टेन। बिजनेस में आगे फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। बिजनेस एनवायरमेंट को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, एंड बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, क्योंकि सारे फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
टेक्नोलॉजिकल, लीगल जितने भी इन्वायरमेंट है ये सब चेंज होते हैं, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। राइट और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड प्लीज मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए और वीडियो लेक्चर को लाइक किया करिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।